हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एचपी सब इंस्पेक्टर के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि साइंस की वेटेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के साथ। So the question number 1 is which of the following gas is not known as greenhouse gas? कि इनमें से दी हुई कौन सी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस नहीं बोला जाता। सो हमारा ऑप्शन 1 है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFC। सो अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिनकी वजह से आपको पता ही होगा कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो जब इन गैसेस की अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हीट हमारे अर्थ के ऊपर सन की रेज से गिरती है तो उनकी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि ये जो गैसेस है हीट को ट्रैप करने का काम करती हैं। तो ये गैसेस होती कौन कौन सी हैं? अगर हम बात करें, हम करें CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड को भी आप बोल सकते हो, और वाटर वेपर्स भी इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में। तो ये सारी हमारी कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। और अगर हम बात करें CFC की, तो CFC हमारी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका यूज़ पहले किया जाता था रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशंस में, बट अब इसका यूज़ बंद कर दिया गया है क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है उसकी काफ़ी डिप्लीशन शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करना बंद कर दिया गया था। सो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शंस ये हमारे क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हैवी वाटर इज, मतलब जो हैवी वाटर है वो इनमें से कौन सा है? इनमें से मतलब उनका फॉर्मूला पूछा हुआ है हमसे कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, पहला दिया हुआ हमें ट्रिटियम ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड, रेन वाटर एंड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम हैवी वाटर की बात करें तो जो हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। अब ये जो ड्यूटेरियम होता है ये क्या होता है? ये आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स किसके हैं? ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स होते क्या हैं? अब आइसोटॉप्स को आप समझने के लिए आइसोटॉप्स में मैं लिखूं, मैं यहाँ देखूं ISOTO, तो आइसोटॉप्स में आपको P से याद रखने में हेल्प हो जाएगी कि जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब कि ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो हमारे जो हाइड्रोजन के हैं वो 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक होता है 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो इसको बोलते हैं हम प्रोटियम, सेकेंड वन इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम। तो जो हमारा ड्यूटेरियम होता है वही, उसी का फॉर्मूला क्या होता है? हैवी वाटर है। और यहाँ पर देखो, हमें अगर हम लिखता हूं मैं कोई भी ये नीचे, तो इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम Z एंड A। तो हमारा यहाँ पर Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को एंड A रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, और हमेशा ही किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। और ये जो हमारा A है मास नंबर, तो जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके हमारा क्या बनाते हैं? मास नंबर बनाते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दैट इज D2O, हैवी वाटर। आगे हमें ऑप्शन दिया रेन वाटर। तो रेन वाटर को हम pH से समझ सकते हैं कि जब कभी भी हमारा जो वाटर है अगर उसकी pH एक पर्टिकुलर सर्टेन लेवल के नीचे चली जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एसिड रेन बोल देते हैं। अब है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर होता है जो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो इसको बोलते हैं हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब मूव करते हैं ट्रिटियम ऑक्साइड। ट्रिटियम ऑक्साइड हमारा ये 1H3,
ये होता है प्रोटियम, सेकंड वन इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रीटियम। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेज, कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कूलिंग, हीटिंग, ड्राइनेस एंड नन ऑफ दिस। तो आपने फील किया होगा गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि जब कभी भी हमें बहुत ज़्यादा हमारा स्वेटिंग हो जाती है, तो जैसे ही थोड़ी बहुत हमें हवा हमारी बॉडी में पड़ती है या हवा पास करती है तो हमें बहुत कूलिंग इफेक्ट आता है, मतलब हमें बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन नंबर विल बी द आंसर, दैट इज कूलिंग, कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट आता है। अब देखो होता क्या है कि क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता क्यों है, क्योंकि जो लिक्विड है जो हमारे बॉडी के ऊपर पड़ा होता है वो क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। ठीक है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और उसकी वजह से वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और जैसे ही वो इवेपोरेट होते हैं उसकी वजह से हमें क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है, मतलब ठंडक महसूस होती है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कूलिंग। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, 4 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला हुआ है, एट हायर एल्टीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, कि जैसे जैसे हम किसी हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो उससे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन 1 इज इंक्रीजेज, देन डिक्रीजेज, रिमेन्स द सेम एट नन ऑफ दिस। सो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश करिए। सो यहाँ पर देखिए क्या होता है। तो देखो जो अर्थ का सरफेस है इसके ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब जो गैसेस का प्रेशर है वो मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं, मतलब हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ मूव करते जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर की वजह से ही हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो ऑप्शन बी होगा इसका वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो आपने वो बाकी चीजें भी महसूस की होंगी कभी ना कभी, कि अगर हम यहाँ से जैसे अगर मैं पेन की बात करूं, अगर हम पेन को हाई एल्टीट्यूड के ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, पेन लीक कर जाता है। तो वो भी उसका रीजन भी यही होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, जबकि जो हमने फिलिंग की होती है उस पर्टिकुलर रिफिल में वो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर करी होती है। तो हमेशा ही जब कभी भी कोई चीज मूव करती है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंक होगी वो हाई प्रेशर के ऊपर फिल करी होगी, और जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो उसकी वजह से जो इंक है वो बाहर निकल जाएगी रिफिल से। तो यही रीजन होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और उसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से जो सब्जियां हैं या कोई भी चीज है वो जल्दी उबल जाती है, और उनको पकना फिर वो कच्ची रह जाती हैं, अच्छी तरह से पकती नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोला हुआ है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज, कि लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए जो लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। इसका एक और हमारे पास जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसका कॉमन नेम हमसे पूछा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ड लाइम, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, क्विक लाइम होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम क्या होता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। बट जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इज लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में पूछा हुआ है द सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, कि जब सीमेंट सेट करता है, मतलब जैसे हमें देखा होगा कि जब कभी भी कोई अपना घर वगैरह बनाते हैं तो वहां पर जब कहीं भी वहां पर प्लस्तर वगैरह किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, थोड़े दिनों तक वहां पर पानी डालना पड़ता है ताकि वो सीमेंट अपने जो पूरी तरह से वहां पर अच्छे से सेट हो जाए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब वो किसकी एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल है हमारी हाइड्रेशन की, कि मतलब वो क्या करता है, सीमेंट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे वो सेट होना शुरू हो जाता है। अगर वाटर ना दिया जाए तो वो थोड़ी देर के बाद झड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी जो सेटिंग होगी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यही एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है कि जब कभी वाटर का लॉस होना शुरू हो जाता है किसी सब्सटेंस से, तो उसको क्या बोलते हैं, वो डिहाइड्रेट हो गया, हमें भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब पानी की कमी, तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, इसका मतलब है अगर हम केमिस्ट्री की सेंस में देखें, अगर मैं बोलूं कि कैल्शियम मेरे पास कार्बोनेट पड़ा हुआ है CaCO3, तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये कैसे टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कभी भी कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। और इसका उल्टा हमारा कॉम्बिनेशन होता है। और हमेशा जब डीकम्पोजिशन करनी होती है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, हीट की रिक्वायर्ड होती है, मतलब इसको हीट करना पड़ता है। अगर इसको हीट करना पड़ता है तो इसका मतलब यह है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको करने के लिए हमें हीट की सप्लाई देनी पड़ती है। सो डीकम्पोजिशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपसे क्वेश्चन इस सेंस में भी पूछा जा सकता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि वो खुद रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है खुद। मतलब इसमें होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे कि ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये क्या बन गया, O2 नेगेटिव। जैसे ही ये O2 नेगेटिव बना, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको क्या करना है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 8 18 18 इस तरह से चलता रहता है। तो इसको इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है। तो इसके लिए अब इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 8। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक नोबल गैस बन जाएगा। तो इसलिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, वो खुद को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के केस में क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और उसी तरह जो दूसरा होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब जो खुद इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं मैं सोडियम की, तो सोडियम क्या होता है, सोडियम बनता है Na पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो सोडियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें वो होती है 2 8 1, मतलब 8 to 10 प्लस 1 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फालतू है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को कर लेता है, डोनेट कर देता है। तो ऐसे एजेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन मतलब लूज करते हैं उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमसे पूछा हुआ है कि इनमें कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, HNO3 होता है हमारा नाइट्रिक एसिड, और K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये तीनों ही हमारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो ये आपको याद रखना है कि KMnO4, HNO3, K2Cr2O7 क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है कि या तो उसको समझ सकते हैं कि जिसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज आए, और जो अपनी
प्रीवियस स्टेट को अचीव ना कर पाए, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई जब दो सब्सटेंस मिलते हैं तो कोई नया सब्सटेंस बने और जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो पुराने सब्सटेंसेस से बिल्कुल चेंज होती हैं, और ये रिएक्शंस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। तो इन ऑप्शंस को देखने से आपको क्या लगता है, पहला दिया है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, क्या जब हम कभी शुगर को वाटर में डिसोल्व करते हैं क्या वहां से फिर से हम शुगर को निकाल सकते हैं वाटर से, तो ऑप्शन 1 ये बोला हुआ है। सेकंड, रस्टिंग ऑफ आयरन, अब जब आयरन को जंग लगता है तो वो केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है। अगला है डाइजेशन ऑफ फूड, कि जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है। एंड फोर्थ वन इज सॉरिंग ऑफ मिल्क, जब मिल्क क्या हो जाता है या खराब हो जाता है तो उस वो किसकी एग्जांपल है। तो यहां पर देखने से हमें क्या लगता है, पता लगता है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर है वो क्या एक फिजिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसको हम फिर से क्या करेंगे, अगर हम इवेपोरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, गर्म करके हम फिर से शुगर को वाटर में से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तीनों ही जो हमारी रिएक्शंस दी हुई हैं BCD, ये तीनों हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, और ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी है, फिजिकल रिएक्शन है। और हमसे पूछा हुआ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, सो यहां से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है द एसिड प्रेजेंट इन द एंट स्टिंग इज, कि जब कभी भी कोई भी हमें मधुमक्खी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज एसिटिक एसिड, देन फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है एंट के स्टिंग में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, फॉर्मिक एसिड। और इसका एक और नाम होता है, वो होता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, और ये वाला ग्रुप भी होता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसकी वजह से ये मिथेनोइक एसिड बनता है। अब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का कॉमन नेम आपको पता होगा विनेगर, जो हम यूज करते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। आगे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आपको पता है जो भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। आगे हमारा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, अब आपने इमली देखी होगी, तो इमली में जो एसिड होता है वो किसकी, वो कौन सा होता है, मतलब जो इमली में एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टार्टरिक एसिड बोलते हैं। बट हमसे पूछा हुआ था जो एसिड प्रेजेंट होता है स्टिंग में तो कौन सा होता है, वो फॉर्मिक एसिड। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, यहां पर पूछा हुआ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4, तो वो किसके लिए यूज होता है। सो ऑप्शन ए है ये एक स्टरलाइजिंग एजेंट है, सेकेंड इज इट डिजोल्व द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, थर्ड वन इज ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड फोर्थ वन इज ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो आपको ये मेरे को क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पहले समझा के आ रहा हूं कि KMnO4 कौन सा एजेंट होता है। सो कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई करेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है कि जो हमारा कोबाल्ट 60 होता है वो कॉमनली हम यूज करते हैं रेडिएशन थेरेपी में। क्यों रेडिएशन थेरेपी में हम उसका यूज क्यों करते हैं, तो इसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए इज क्योंकि उसमें अल्फा रे एमिट करता है वो, सेकंड इज वो बीटा रे एमिट करता है, थर्ड वन इज गामा रेज एमिट करता है, और फोर्थ इज एक्स रेज एमिट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गामा रेज। क्योंकि गामा रेज क्या होती है, कल भी हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि जो गामा रेज होती है वो हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं। अल्फा सबसे कम, उसके बाद बीटा, देन आता है हमारा गामा। तो मतलब गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इन तीनों में से, और अल्फा की सबसे कम होती है अगर हम अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं। तो इसलिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है रेडिएशन थेरेपी में, और क्योंकि ये कौन सी रेज एमिट करता है, गामा रेज एमिट करता है, तो हाईली रेडिएशन वेव्स होती हैं, तो इसलिए ये डीप पेनिट्रेट कर पाती हैं। यही रीजन है कि हम कोबाल्ट 16 में
मतलब इसको रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज करते हैं कोबाल्ट 60 को, क्योंकि ये गामा रेज एमिट करता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें बोला हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम इज लार्जेस्ट। तो आपको थोड़ा सा एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने कभी ना कभी इनके स्ट्रक्चर देखे होंगे कि CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, NH3 का कैसे होता है, CH4 क्या होता है और H2O। तो यहाँ पर अब सेंट्रल एटम कौन सा होगा? देखो जो भी C के जैसे CO2 है तो ये सेंट्रल एटम होगा कार्बन, और कार्बन के अराउंड ऑक्सीजन ऐसे लगे होते हैं, इसमें डबल बॉन्डिंग होती है। अगर NH3 की बात करें तो NH3 में जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल पिरामिड बनता है। यहाँ पर इसका लोन पेयर होता है, यहाँ हाइड्रोजन आएंगे। और अगर CH4 की बात करें तो CH4 में जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं लीनियर। जो CO2 का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं लीनियर, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिड, कि मतलब ये ट्राइगोनल एक पिरामिड की तरह बनता है। और जो हमारा इसका बनता है इस कार्बन का CH4 के साथ, ये बनता है टेट्राहेड्रल, ये ऐसे मिलके और ये वाला पार्ट भी ऐसे जुड़ा होता है। अगर 3 डायमेंशन में हम बात करें तो यहाँ पर सारे हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो जो CH4 का स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। और H2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड आ जाएंगे, तो इसका कुछ बेंट स्ट्रक्चर होता है, बेंडिंग होती है इसमें। सो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एंगल आपको कहाँ पे लगेगा? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, क्योंकि यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ था कि जो एंगल है अराउंड द सेंट्रल एटम वो सबसे ज्यादा किस केस में होगा? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, CO2 के केस में। अगर हम NH3 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो अराउंड 107 डिग्री होता है। और CH4 में बात करते हैं तो जो एंगल होता है वो अराउंड 109 होता है। और अगर H2 की बात करते हैं तो यहाँ पर 104 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एंगल्स होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। सो होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अब 13 में पूछा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ, कि हम फ्यूजन प्रोसेस का यूज कहां पे करते हैं? तो आपको सबसे पहले फ्यूजन क्या होता है और फिशन क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो फिशन में क्या होता है कि जब कभी एक बड़ा हैवी न्यूक्लियाई जो स्प्लिट होके 2 स्मॉल न्यूक्लियाई बना देता है तो उसकी वजह से जो हीट निकलती है उसको बोलते हैं फिशन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब एक हैवी न्यूक्लियाई, इसमें हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 का, कि मतलब ये जब स्प्लिट होगा तो ये कोई छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये बेरियम बन गया और यहाँ पर क्रिप्टॉन वगैरह बन गया और कुछ यहाँ पे एनर्जी निकल गई, एनर्जी रिलीज होगी। तो हमारा मेन मोटिव तो एनर्जी रिलीज करवाना ही होता है, क्योंकि ये है कि रेडियोएक्टिव हमारे पास मॉलिक्यूल है यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है हम न्यूक्लियर फिशन में। तो फिशन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस 2 में टूट गया, ठीक है। जबकि फ्यूजन में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और 2 ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बना देते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 2 न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। बट अभी तक हम फ्यूजन को हमने अचीव तो कर लिया है, बट उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि चाइना ने भी एक रिएक्टर बनाया था जिसमें उन्होंने फ्यूजन को अचीव कर लिया था, बट वो हार्डली 4-5 या 2-3 सेकंड तक ही काम कर पाया था, क्योंकि जो इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकलती है फ्यूजन प्रोसेस से कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास अभी कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है कि हम फ्यूजन प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएं, इसलिए हम फिशन का यूज करते हैं। अगर हमने फ्यूजन को अचीव कर लिया तो जो इस पूरी मतलब ग्लोब की जो एनर्जी क्राइसिस है वो खत्म हो सकता है। तो यहाँ से हमें पूछा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज यूज फॉर मेकिंग। तो जो फ्यूजन प्रोसेस का हम यूज कहाँ पे करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज हाइड्रोजन बम। जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें जो प्रोसेस यूज होती है उसको बोलते हैं हम फ्यूजन प्रोसेस। अब यहाँ पर एटम बम दिया हुआ है, तो जो एटम बम काम करता है, आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराए थे, तो वो यही एटम बम थे। तो ये काम करते हैं हमारा फिशन प्रोसेस के ऊपर। जबकि जो हमारा हाइड्रोजन बम है
वो काम करता है हमारा फ्यूजन प्रोसेस के ऊपर। सो द आंसर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाइड्रोजन बम। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। अब अलॉय क्या होता है? जब कभी भी हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं तो उनसे मिलने से हमें जो कोई नई सब्सटेंस या कोई मेटल मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय बोल देते हैं। अब देखो पूछा हुआ है कि ब्रास किसका अलॉय होता है? कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन, और टिन प्लस लेड, या फिर जिंक प्लस लेड। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो कॉपर प्लस जब हम जिंक बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ब्रास मिल जाता है। अगर हम इसे परसेंटेज की बात करें कि इसमें कॉपर की परसेंटेज कितनी होती है, जिंक की परसेंटेज कितनी होती है, तो यहाँ पर जो कॉपर होता है वो नियरली 64% डाला जाता है और जो जिंक है उसको 36% तक डाला जाता है। तो क्या बता आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी परसेंटेज के बारे में पूछ लिया जाए तो इसको अगर आप याद रहता तो उसको याद रख लेना कि कॉपर प्लस जिंक इसकी परसेंटेज इतनी होती है। तो अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्टेनलेस स्टील किससे मिलके बना हुआ है? तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको आंसर नहीं आया तो मैं इसको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर व्हेन डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बोल रहे जब कभी भी हम जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको डिप करते हैं AlCl3 के सॉल्यूशन में तो उसकी वजह से क्या होता है? सो ऑप्शन ए है कि उसका जो कलर है वो एज इट इज रहता है, सेकंड है कि रेड में चेंज हो जाता है, थर्ड वन है हमारा कि डार्क ब्लू में चेंज हो जाता है, और फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा चेंजेस टू रेड। अब रेड में चेंज होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो AlCl3 है वो एक एसिड होता है, तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। कि जब अगर कोई भी एसिड का हमें पता लगाना है तो हम उसमें लिटमस पेपर को डिप करेंगे, अगर वहां से उसने ब्लू से रेड में चेंज कर दिया तो हमें लग जाएगा पता कि वो क्या है? एक एसिड है। उसी तरह हम बेस का भी पता लगा सकते हैं, बेस इसका उल्टा होता है, वो रेड से ब्लू में चेंज कर देता है। तो इस तरह से हम लिटमस पेपर का यूज करके अलग अलग एसिड बेसिस के बारे में पता कर सकते हैं। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, नहीं ऑप्शन नंबर बी सॉरी, क्योंकि वो तो ब्लू पेपर ही है। द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में हम थोड़ा सा बायो का क्वेश्चन है। तो बोला हुआ क्या है कि एंथ्रेक्स इज कॉज बाय। अब जो एंथ्रेक्स है वो किसकी वजह से होता है? तो जो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा और एल्गी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एंथ्रेक्स है वो किसके थ्रू होता है? एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब एंथ्रेक्स होता क्या है? सिंपली अगर समझा जाए तो एंथ्रेक्स क्या होता है? एक जूनोटिक डिसीज है। अब जूनोटिक डिसीजेज कौन सी होती हैं? कि ऐसी डिसीजेज जो किसी एनिमल से ह्यूमंस में आती हैं, ठीक है, जो किसी भी जानवर से इंसानों में फैलती हैं, उन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिसीज बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे स्किन के ऊपर जैसे दाग वाले सिंबल होते हैं, वो उस तरह के हमारे शरीर के ऊपर दाग दाग पड़ जाते हैं, तो वो होता है हमारा एंथ्रेक्स की वजह से, जो एक बैक्टीरिया होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 17 में क्या बोला हुआ है? विच ऑफ द विटामिन इज इसेंशियल फॉर द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कौन सा विटामिन जरूरी है? तो आपको यहाँ पर विटामिन के केमिकल नेम दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है थायमीन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन और नियासिन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये विटामिन है कौन कौन से हैं। ये सारे विटामिन बी के टाइप्स हैं। तो पहला हमारा है विटामिन थायमीन, होता है विटामिन B1,
जिसकी कमी की वजह से भाई बेरी रोग हो जाता है। फॉलिक एसिड किस में होता है? ये होता है विटामिन B9 में। राइबोफ्लेविन क्या होता है? विटामिन B2। और नियासिन क्या होता है? विटामिन B3। तो इसके मतलब है कि आपको विटामिन के नाम भी सारे याद होने चाहिए कि कौन से विटामिन का क्या नाम होता है। तो पहले तो कमेंट सेक्शन में मेरे को विटामिन डी का केमिकल नेम बताना कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए कौन सा जरूरी होता है? तो उसके लिए जरूरी होता है हमारा विटामिन बी, फॉलिक एसिड। तो आपने देखा होगा कि अभी स्कूल्स में जो प्राइमरी या फिर सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर फॉलिक एसिड्स की टैबलेट दी जाती थी पहले। तो फॉलिक एसिड क्या करता है? वो जरूरी होता है हमारा रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करने के लिए। तो जो फॉलिक एसिड है ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। सो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स कि जिनका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जबकि सर्दियों में हमें इतना ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती, मतलब पसीना नहीं आता। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे रेगुलेट करना होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में से लगातार स्वेटिंग होती रहती है। जबकि सर्दियों में क्या होता है कि हमें बॉडी का बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी उसी तरह से मेंटेन रखना होता है। तो इसलिए हमें सर्दी में ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती। तो कोल्ड ब्लडेड जो है हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे डॉल्फिन हो गया, शार्क, वेल एंड हमारे पास पोर्पोइज। तो इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लड होता है? तो कोल्ड ब्लड जो होते हैं उनमें बॉडी टेम्परेचर वो अपना सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर पाते, उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जैसे हमारे वो स्नो लेपर्ड हो गया या कुछ दूसरे हो गए जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि वो सर्दियों में बाहर नहीं निकलते, एक पर्टिकुलर जगह पर बैठे रहते हैं जब तक कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड बीत नहीं जाता। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शार्क। कि जो हमारी शार्क है वो क्या होती है? कोल्ड ब्लड होती है, मतलब जो उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। 19 में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स येलो कलर टू यूरिन इन ह्यूमंस। कि जो ह्यूमंस में यूरिन का कलर येलो कलर का होता है वो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं बाइल सॉल्ट, लिम्फ, कोलेस्ट्रॉल और यूरोक्रोम। अगर आपको ये क्वेश्चन ना भी आता हो, अगर आपने बाइल सॉल्ट के बारे में सुना हो, लिम्फ के बारे में सुना हो, कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा, यूरोक्रोम के बारे में नहीं सुना होगा, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम। कि जो यूरिन का कलर होता है येलो वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। अब ये जो लिम्फ है, तो लिम्फ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स, उन वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करते हैं हमारे। और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी तो आजकल बहुत सारे लोगों को हो रही है कि हर एक 10 में से 5-6 लोगों को तो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो ही रही है। तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये सेल्स की हेल्दी सेल्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्लड का फ्लो है, मतलब ये आर्टरीज में जमा होता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कभी कभार क्या होता है कि ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक आने के इसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को हमने समझ लिया। आ गया बाइल सॉल्ट। तो ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे लीवर में पाए जाते हैं। और जो इनकी स्टोरेज होती है वो हमारी कहाँ होती है? बाइल डक्ट में या फिर गोल ब्लैडर में। तो गोल ब्लैडर में इनकी स्टोरेज होती है और ये लिवर में पाए जाते हैं। सो होप सो आपको ये सारी टर्म्स समझ आ गई होंगी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, राइट आंसर हमारा होगा यूरोक्रोम। कि जो हमारा येलो कलर होता है यूरिन का, वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। कि जो सेफ्रॉन मतलब केसर,
जो केसर है वो प्लांट के कौन से पार्ट में से मिलता है? सो ऑप्शन 1 इज लीफ, देन स्टेम, ऑप्शन सी स्टिग्मा एंड स्टाइल, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो जो हमें सैफरॉन मिलता है वो मेनली कहाँ से मिलता है? स्टिग्मा एंड स्टाइल से मिलता है। स्टिग्मा एंड स्टाइल विल बी द राइट आंसर। अब स्टिग्मा एंड स्टाइल को समझने के लिए मैंने कुछ पिक्चर लगाई हुई है, यहाँ से आपको प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पता लग जाएगा कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए फ्लावर्स में नीचे जो हमारा ये स्टेम होती है और जो ये हरा वाला पोर्शन होता है जो इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसको क्या बोलते हैं? हम सेपल बोलते हैं। और जो पंखुड़ियाँ होती हैं इसकी, उनको पेटल्स बोला जाता है। अब जो फ्लावर होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल पार्ट जिसको बोलते हैं हम स्टेमेन, और एक होता है फीमेल पार्ट जिसको बोलते हैं कार्पल, और इसका एक और नाम होता है पिस्टिन। अब देखो यहाँ पर जो मेल स्टेमन में क्या होता है? एंथर होता है, यहाँ पर होते हैं पोलन ग्रेन्स, और दूसरा इसका फिलामेंट होता है। और पेटल्स में क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं स्टिग्मा, और ये नीचे ये लाइन जा रही है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है जहाँ पे मेल वाला पोर्शन उठ के यहाँ पे पहुँचता है, तो इसका ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम ओवरी, और ओवरी के अंदर ही क्या होता है? ओव्यूल बनते हैं। तो जब कभी भी कोई सीड से कोई भी फ्रूट बनता है तो जो फ्रूट वाला पोर्शन होता है, जैसे कि आम हो गया, तो आम का जो खाने वाला पोर्शन होता है वो होता है ओवरी, और बीच में जो बीज होता है उसको बोलते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पर आपको फ्लावर की जो कितने पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो समझने में आसानी होगी कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब कुछ होते हैं कि मेल भी होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं कि जिसमें एक ही पार्ट होता है, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। कि अगर एग्जांपल दूं, जैसे पपाया होता है, उसमें या तो यही होगा हमारा कार्पल होगा या तो हमारा स्टेमेन होगा। जैसे गुआवा हो गया, पपाया हो गया, वो एग्जांपल्स है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की। ये जो हमने फ्लावर आगे जिसकी एग्जांपल ली है, यह है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसके अकॉर्डिंग जो सैफरन है वो कहाँ से मिलता है हमें? स्टिग्मा एंड स्टाइल से, जो कि क्या होता है? हमारा फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, कि जो शेप होती है रेन ड्रॉप की वो स्फेरिकल क्यों होती है? कि आपने देखा ही होगा कि जो रेन ड्रॉप होती है वो इस तरह की कुछ होती है शेप, ऐसे नीचे से ऐसे ज़्यादा गोल सी होती है ऐसे शेप। अब इसका रीज़न क्या होता है? तो देखो सिंपल रीज़न इसका क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, और आपने वो देखा होगा कि ग्लास में जब कोई पानी लेते तो वो भी इस तरह से थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के ऊपर, तो इनके ऊपर हर एक डायरेक्शन से फोर्स लग रही होती है, यहाँ से भी, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी। बट अब ये तो सरफेस के ऊपर है तो ऊपर से इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो जो लेफ्ट और राइट साइड की फोर्स है वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, कि जितनी फोर्स ये मॉलिक्यूल यहाँ से लगा रहा है, इस मॉलिक्यूल पर इस साइड में जो फोर्स लग रही है उसकी उतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो उसकी वजह से इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितनी है? 0। बट जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, उसके वजह से जो नीचे वाला पोर्शन है वो इस तरह से दिखता है हमें, और इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। कि जो सरफेस था, इसलिए सरफेस टेंशन बोलते हैं कि सरफेस के ऊपर जो लिक्विड होता है बल्क में जो होगा उसके ऊपर हर डायरेक्शन से ये इसको ये यहाँ पे खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो हर एक डायरेक्शन से जो फोर्स लगती है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, इसलिए उसका जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या होता है? सरफेस की बात करते हैं, और सरफेस के ऊपर हमें ये फिनोमेना दिखाई देता है। तो वो किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। जो शेप होती है लिक्विड की इस तरह से स्फेरिकल शेप जो होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है, और ये फिनोमेना उसमें अप्लाई होता है। अब आपने विस्कोसिटी भी सुना होगा। विस्कोसिटी होती है टेंडेंसी टू फ्लो, कि कोई लिक्विड कितना ज्यादा फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है उसकी विस्कोसिटी के ऊपर। अगर विस्कोसिटी लो होगी तो जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी फ्लो करेगा, और अगर विस्कोसिटी हाई होगी तो उसको फ्लो करने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी। जैसे हनी है, हनी इतना अगर मैं हनी को यहाँ गिरा दूँ तो वो इतना फ्लो नहीं करेगा, जबकि वाटर को गिराएं तो वाटर इजीली फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो विस्कोसिटी होती है वाटर की वो कम होती है एंड हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर इजीली फ्लो कर पाता है और हनी फ्लो नहीं करता है इतना इजीली। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सरफेस टेंशन विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, कि साउंड कौन से मतलब यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किस में साउंड फास्ट ट्रेवल करेगी। सो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ स्टील,
सेकेंड वन इज वैक्यूम, देन एयर एंड वाटर। सो कितना कोई चीज़ फास्टर ट्रेवल करेगी वो डिपेंड करता है कि उसमें पार्टिकल्स कितने पास पास हैं। तो अगर इन चारों में से देखा जाए, वैक्यूम में तो चलो कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते, कोई मीडियम ही नहीं होता, तो उसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अगला एयर, एयर में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पीड साउंड की होगी कम होगी। वाटर में थोड़े पास होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एयर से तो ज़्यादा स्पीड होगी वाटर में। और आगे स्टील में, तो स्टील तो सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, बिल्कुल पास पास पार्टिकल्स होंगे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी, यहाँ पे हमारे स्टील में। मतलब जो साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। और अगर बात करें कि स्पीड ऑफ साउंड होती कितनी है, तो स्पीड ऑफ द साउंड की जो वैल्यू होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ से वेलोसिटी ऑफ उसकी, जैसे स्पीड ऑफ साउंड है उस तरह लाइट की भी स्पीड होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, इन एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है 343 मीटर पर सेकेंड होती है। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज मेड अप ऑफ, कि जो हीटर होता है उनकी जो कॉइल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम और नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे जो कॉइल्स में जो हम यूज़ करते हैं, कॉइल्स यूज़ करते हैं हीटर में, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई का मतलब होता है कि वो करंट को बहुत ज़्यादा रोक लेती हैं। जितना ज़्यादा हम करंट को रोक पाएंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो हमें हीटर में क्या करना है, हीट ही प्रोड्यूस करवानी है, इसलिए हमें हाई रेजिस्टेंस मटेरियल चाहिए होता है। तो अपने रेजिस्टेंस बस इतना याद रखना है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, उसकी जो एबिलिटी है, कितना वो रेजिस्ट कर पाता है करंट को, कितना करंट को रोक पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी रेजिस्टेंस बोल देते हैं। जितना ज़्यादा करंट को रोकेगा उतनी ज़्यादा वहाँ से हीट फ्लो होगी। तो इन तीनों में, इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निक्रोम। हम निक्रोम का यूज़ करते हैं, नाइक्रोम का यूज़ करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल हीटर बनाने में। अब नाइक्रोम क्या होता है, ये एक अलॉय होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक निकल होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है Mn, और थोड़ा बहुत आयरन भी होता है। तो इन चारों से मिलके हमारा क्या बनता है, निक्रोम बनता है। अब हम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, और इसका यूज़ वहाँ पर जैसे बड़े बड़े जहाँ पे मशीनें लगी होती है, अगर उनमें क्रैक वगैरह आ जाए तो इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। मतलब इसका यूज़ किया जाता है थर्माइट रिएक्शन में, क्योंकि जब इसको हम मेल्ट करते हैं तो इसको मेल्ट करने से इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और ये जो मेल्ट होता है, इसकी जो मेल्टिंग प्रोसेस है उसमें इतनी हीट निकलती है कि जो आयरन है उसको भी मेल्ट कर देता है। तो उसकी वजह से जो क्रैक है वो इजीली फिल हो जाते हैं। तो जो इसकी रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। और टंगस्टन, टंगस्टन तो पता कि ये कहाँ पर होता है, जो हमारे बल्ब होते हैं, जो येलो वाली लाइट जहाँ से निकलती थी, तो वो वाले बल्ब होते हैं, उनका जो फिलामेंट बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। हालांकि इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है, बट जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नाइक्रोम, जो किससे बना होता है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए मेन जो अलॉय। तो इसलिए होगा कि एक आज अलॉय की वीडियो देखना, या फिर कोई भी अलॉय का वो निकालना बुक में से, तो वहाँ पर सारे एक 1 by 1 सभी को रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मूव करते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कि क्लोरीन इज मिक्सड इन वाटर सो दैट, कि क्लोरीन को मिक्स क्यों किया जाता है वाटर में। तो इसका फर्स्ट आंसर ऑप्शन है कि डर्ट को रिमूव करने के लिए, सेकंड वाटर क्लीन हो जाता है, तीसरा होता है बैक्टीरिया आर किल्ड, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ महीनों के बाद हमें पानी का टेस्ट थोड़ा सा अजीब अजीब लगता है। तो मतलब उसको थोड़ा सा, यूजुअली जो टेस्ट होता है उससे थोड़ा सा अलग टेस्ट होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि क्लोरीन मिक्स की जाती है। तो ये पानी में डालते हैं, पानी में डालने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि पानी में क्या आते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरीन का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि एस्कॉर्बिक एसिड इज एन, जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो क्या है।
फर्स्ट ऑप्शन इज अमीनो एसिड, सेकंड इज एंजाइम, थर्ड इज प्रोटीन एंड फोर्थ इज विटामिन। तो अगर आपको पता है कि अमीनो एसिड क्या है या उसका, क्योंकि ये भी केमिकल नेम है, तो एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का केमिकल नेम होता है? ये होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। विटामिन सी के केमिकल नेम को क्या बोलते हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड। सो इसका ये जो कहाँ पाया जाता है, ये जो सिट्रस फ्रूट होते हैं मेनली, वहां पर ही विटामिन सी पाया जाता है, खट्टी चीजों में, ठीक है। तो इसकी वजह से जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग आ जाती है, अगर इसकी कमी हो जाए तो विटामिन सी भी काफ़ी ज़रूरी है। और ये क्या होता है? एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और दो तरह के विटामिन हमारे पास होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो दो ही हैं हमारे पास, विटामिन बी एंड सी। एंड फैट सोल्यूबल कौन से हैं? ए, डी, ई एंड के, जिसको हम कीड़ा नाम की KEDA ट्रिक से याद रख सकते हो। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि एस्कॉर्बिक एसिड हमारा क्या है? एक विटामिन है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। हालांकि ये 25 क्वेश्चन ना होके आपको अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी है उसके अकॉर्डिंग ये 50 से 60 क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं तो जब मैं अगली बार आऊँगा अगला सेशन लेके, तो आपको काफ़ी ईजी होगा क्वेश्चंस का आंसर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसा ही आपके लिए कंटेंट लेके आता रहे। सो इसी चीज़ के साथ थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।